दोस्तों साल 1918 4 मार्च दोपहर को 3:06 पर यूएस नेवी का सबसे बड़ा शिप यूएसएस साइक्लोप्स रवाना होता है वाशिंगटन के पास वाले शहर वेस्ट इंडीज बाल्टीमोर से। इसकी मंजिल है 11,000 टन मैंगानीज लेकर ब्राजील की ओर जाना। इस शिप में 306 लोग मौजूद हैं, जिन्हें लीड किया जा रहा है एक हाईली एक्सपीरियंस्ड और एक वार वेटरन कैप्टन से, जिसका नाम है वर्ली जोहान विकमैन। इस शिप को रास्ता तय करने में 9 दिन का समय लगना है। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा है, मौसम काफी साफ है और रवाना होने के बाद शिप की तरफ से एक आखिरी मैसेज आता है, वेदर फेयर ऑल वेल, यानी मौसम काफी बढ़िया है, अब हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलते हैं। पर सरप्राइजिंगली ये शिप की तरफ से आने वाला आखिरी मैसेज था। उसके बाद ये पूरा का पूरा शिप एकदम से गायब हो जाता है। यूएस नेवी का वन ऑफ द लार्जेस्ट और वन ऑफ द फास्टेस्ट शिप एकदम से गायब, और वो भी तब जब अमेरिका ने नए से वार डिक्लेयर करी थी अगेंस्ट एक्सिस पावर्स इन वर्ल्ड वॉर 1। ये शिप ट्रूप ट्रांसपोर्टिंग और कोल ट्रांसपोर्टिंग में काफी हेल्पफुल थी। उसके बाद दोस्तों इस शिप को ढूंढने के लिए काफी सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर्स बुलाए जाते हैं, उस वक्त के सबसे बड़े सी सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर्स। पर ना तो उन्हें इस जहाज का कोई टूटा हुआ हिस्सा मिलता है और ना तो कोई बॉडी मिलती है किसी इंसान की। सब कुछ एकदम से गायब। और इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जहां पर यह शिप गायब हुआ था, आज के दिन हम उस एरिया को बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। The Bermuda Triangle is the name for the area in the Sargasso Sea. The ships were caught in a powerful storm and got separated. The most mysterious part of the ocean from where many don't return. For the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशियन का सबसे मिस्टेरियस हिस्सा माना जाता है, जहां पर कई शिप्स और विमान गए और कभी वापस नहीं आए। ये एरिया अमेरिकन स्टेट फ्लोरिडा से लेकर प्योर्टो रिको तक और ऊपर से बरमूडा देश तक स्पेन करता है, जो कि एक ट्रायंगल शेप सा कुछ बनाता है, कुछ इस तरह से। इस एरिया को दुनिया की सबसे खौफनाक तरीन जगहों में से एक समझा जाता है। लोगों के हिसाब से यहाँ पर कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें होती हैं जिनको समझना इंसान की सोच से काफी परे है। जैसे कि आपका कंपास यहाँ पर काम करना बंद कर जाता है, आपके घड़ियों की सुइयां अचानक से रुक जाएंगी, रेडियो के सिग्नल काम करना बंद कर देंगे, समय यानी टाइम अपने आप काफी स्लो हो जाएगा। इसके अलावा जब आप यहाँ जाओगे तो मौसम अपने आप काफी खराब होने लगेगा। आपको आसमान में अजीबोगरीब क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस मिस्ट्री को आज तक की सबसे डेडलीस्ट और मिस्टेरियस बनाती हैं। वैसे अगर देखा जाए तो बरमूडा ट्रायंगल के किस्से इतिहास से भी पुराने हैं। साल 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस नए दुनिया की तलाश में निकले थे, तो उस वक्त उसने रिपोर्ट किया था कि जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे तो उनका कंपास काम करना बंद कर गया था। उसके कंपास में खराबी आने लगी थी और एक रात जब वो आसमान की तरफ देख रहे थे तो उसे आसमान में एक स्ट्रेंज लाइट दिखाई दी थी, लाइक आग का कोई गोला जो आसमान में से दिखाई दिया समुद्र में नीचे गिरता हुआ। क्रिस्टोफर कोलंबस लिखते हैं कि वो इस चीज को देखकर काफी डर गए थे और यहीं से दोस्तों इस मिस्ट्री की शुरुआत होती है। और आने वाले कई सदियों में यहाँ पर काफी ऐसी खौफनाक और डरावनी घटनाएं घटित हुई, जिनमें से एक थी एलन ऑस्टिन की मिस्ट्री। साल था 1881। 210 फीट लंबा एक जहाज एलन ऑस्टिन लंदन से जा रहा था न्यूयॉर्क की तरफ। जब यह जहाज बरमूडा ट्रायंगल के इस एरिया से गुजर रहा था तो इसे रास्ते में एक अनआइडेंटिफाइड जहाज दिखता है। दूर से जहाज काफी नॉर्मल लग रहा था, पर इसके अंदर इंसान का कोई नामो निशान भी नहीं था, कोई लोग नहीं थे इसके अंदर। उसके बाद एलन ऑस्टिन के कैप्टन ये फैसला लेते हैं कि वो इस जहाज के पास जाएंगे और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ इस शिप के साथ, क्योंकि उस वक्त पायरेट्स का डर लगा रहता था, कहीं वो शिप के ऊपर हमला न कर दें। इसीलिए एलन ऑस्टिन के कैप्टन शुरू के 2 दिनों तक अपने शिप को उस अनआइडेंटिफाइड जहाज के पीछे लगा देते हैं, ताकि अगर कोई इंसान हो तो उसे देखा जाए। पर शुरू के 2 दिनों तक पीछा करने के बाद भी इन्हें उस शिप की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता, कोई इंसान नहीं दिखता उस शिप में। उसके बाद एलन ऑस्टिन के कैप्टन अपने कुछ लोगों के साथ उस शिप के ऊपर कदम रखते हैं।
इस नए जहाज में कदम रखने के बाद वो नोटिस करते हैं कि शिप में काफ़ी सारी वैल्यूएबल चीज़ें पड़ी हुई थी। कोई हमला वगैरह नहीं हुआ था, पर इसमें लोग नहीं थे, कोई क्रू ही नहीं था। उसके बाद एलिन ऑस्टिन के कैप्टन अपने कुछ लोगों को भेज देते हैं शिप के ऊपर, ताकि इसे भी अपने साथ सफ़र पर ले जाया जा सके। 2 दिन तक ये दोनों शिप साथ में सफ़र करते हैं, सब कुछ एकदम नॉर्मल चलता है। लेकिन तीसरे दिन की रात को एक बड़ा सा तूफान आता है और इन दोनों शिप्स के रास्ते अलग हो जाते हैं। वो अनआइडेंटिफाइड जहाज इनकी नज़रों से गायब हो जाता है। तूफान खत्म होने के बाद एलिन ऑस्टिन के कैप्टन उस जहाज को ढूंढने की कोशिश करते हैं और दूर उन्हें अपने स्पाई ग्लासेस से दिखाई पड़ता है वो जहाज। उस जहाज के पास पहुंचकर कैप्टन देखता है कि उसमें फिर से इंसान का कोई नामो निशान भी नहीं है। जो लोग भेजे थे उन्होंने शिप के अंदर, अब वो भी गायब हो चुके हैं। इस घटना को देखकर एलिन ऑस्टिन के कैप्टन की चीखें निकल जाती हैं और वो फौरन अपने शिप को लेकर न्यूयॉर्क की तरफ चल पड़ता है। उसके बाद जब वो न्यूयॉर्क पहुंचता है तो इसकी कहानी सुनकर पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एलिन ऑस्टिन शिप का जो ओनर था वो इसकी कहानी सुनकर इतना तो डर जाता है कि वो अपने शिप को एक जर्मन कंपनी को सेल कर देता है। इस घटना के बाद दोस्तों इस एरिया की कहानियां पूरी दुनिया में मशहूर हो जाती हैं। इस एरिया का खौफ इतना तो बढ़ जाता है कि लोग यहाँ जाने से भी कांपने लगते हैं। काफ़ी नाम दिए जाते हैं इस एरिया को, द ग्रेवयार्ड ऑफ एटलांटिक, द सी ऑफ डूम, सार्गासो ग्रेवयार्ड, द एलियन एरिया और भी कई सारे। काफ़ी मूवीज़ और कहानियाँ लिखी जाती हैं इस एरिया के ऊपर। इवन के काफ़ी कंप्यूटर गेम्स और आर्टिकल्स भी लिखे जाते हैं। ऐसा ही दोस्तों एक आर्टिकल लिखा गया था 1964 में विंसेंट एच गदीस के दौरान, जिसका नाम था द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल। याद रखना कि ये फर्स्ट टाइम था जब इस एरिया को बर्मुडा ट्रायंगल वर्ड से पुकारा गया था। इससे पहले इसे और नामों से याद किया जाता था, पर जो बर्मुडा ट्रायंगल वर्ड था वो सिर्फ 1964 में दिया गया था। और विंसेंट एच गदीस यही वो इंसान थे जिसने इस एरिया की बाउंड्रीज दुनिया के सामने लाई थी। इस आर्टिकल में वो लिखते हैं कि ये एरिया 5 लाख स्क्वायर माइल से भी ज़्यादा तक स्पेन करता है, जहाँ पर 100 से ज़्यादा शिप्स और प्लेन्स गए और कभी वापस नहीं आए, जिनके बारे में हम आज तक नहीं जानते। इस आर्टिकल में वो काफ़ी सारे इंसिडेंट्स को नोट करते हैं और कहते हैं कि कुछ तो है इस एरिया में जो इतने सारे प्लेन्स और शिप्स यहाँ पर गायब हो जाते हैं। या तो यहाँ पर कोई बड़ा सा सी मॉन्स्टर रहता है जो शिप्स और प्लेन्स को निगल जाता है, या तो यहाँ पर कोई पैरानॉर्मल चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। कुछ और घटनाओं की बात करें तो 1945 में एक और भयानक वाकया हुआ था फ्लाइट 19 को लेकर, अमेरिकन नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स को लेकर। साल था 1945। अमेरिकन नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमान 5 PBM अवेंजर्स उड़ान भरते हैं अमेरिकन स्टेट फ्लोरिडा से। इन्हें एक 3 घंटे का लंबा सा रूटीन तय करना था, जो कि इनकी रेगुलर ट्रेनिंग मिशंस का एक हिस्सा था। इस फ्लाइट में 14 लोग शामिल थे और इनके स्क्वाड्रन लीडर का नाम था चार्ल्स कैरोल टेलर। ये 5 एयरक्राफ्ट्स फ्लोरिडा के ईस्ट की जानिब उड़ान भरते हैं। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन उड़ान भरने के 2 घंटों बाद इनका स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करता है कि इनका कंपास काम करना बंद कर गया है। अब इन्हें अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल रही होती कि ये कहाँ पर हैं एक्चुअली में। ये लोग अपना बैकअप कंपास निकालते हैं, लेकिन उसमें भी खराबी आने लगती है। उसके बाद काफ़ी कंफ्यूजिंग से मैसेजेस सुनने को मिलते हैं स्क्वाड्रन लीडर के दौरान। वो कहते हैं, वी आर एंटरिंग वाइट वाटर, नथिंग सीम्स राइट, वी डोंट नो वेयर वी आर, द वाटर इज ग्रीन, नो वाइट। और उसके बाद दोस्तों ये 5 एयरक्राफ्ट्स हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं और आज तक कोई नहीं जानता कि इनके साथ क्या हुआ था और अब ये किस हाल में है आज के ज़माने में। है ना दोस्तों कितनी खौफनाक और भयानक ये कहानी। पर अफसोस ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। इस फ्लाइट 19 के गुम होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है 13 लोगों के साथ, जिसका मिशन है इस फ्लाइट 19 को ढूंढना। ये ढूंढने निकलता है और ये भी गायब। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब और फिर इस एयरक्राफ्ट के 13 लोग गायब। इनके साथ क्या हुआ, किधर गए, कोई नहीं जानता। कुछ लोग स्टॉर्म्स को ब्लेम करते हैं इस लॉस के लिए, कुछ लोग वार टाइम एनिमी एक्टिविटी को। कुछ लोगों का मानना है कि ये फ्लाइट 19 किसी जर्मन रेडर या किसी सबमरीन से डुबो लिया गया होगा, क्योंकि उस वक्त जर्मनी और यूएस हालत जंग में थे। दोस्तों काफ़ी सारी इंडिपेंडेंट थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं, पर याद रखना कि उस वक्त के जो जर्मन अथॉरिटीज़ थे उन्होंने कभी ये बात एक्सेप्ट नहीं करी। कोई केस देखने को नहीं मिला
कि जर्मन्स ने कोई कार्रवाई की हो इस वाले एरिया में। कार्रवाई की हो या नहीं की हो वो तो हम नहीं जानते, पर इस फ्लाइट 19 के गुम होने के बाद ये मिस्ट्री और भी ज्यादा वायरल हो जाती है। हजारों की तादाद में नॉवेल्स और कहानियां लिखी जाती हैं इस एरिया पर। सब लोग अपने अपने विचार देने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस एरिया में कोई पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, और कुछ लोग कहते हैं कि इस एरिया के जमीन के नीचे लॉस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ एटलांटिस एग्जिस्ट करता है, जो आज से कई हजारों साल पहले हमारी दुनिया से गायब हो गया था।